हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। देखिए, सैम्पल पेपर की सीरीज़ चल रही थी, तो ये पार्ट 3 है सेक्शन सी क्लास 10 का बेसिक सॉल्यूशन का। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें हम सेक्शन ए और बी कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं किया है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 13 से 22 तक, 13 से 22 तक, जो 3-3 नंबर वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को ब्रज गुणनखंड विधि द्वारा हल करें। तो हमारे पास क्या समीकरण है, ये x + 2y = 2, x - 3y = 7। दोनों समीकरण को इस तरह लिख लीजिए। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो देखिए, हम जनरल इक्वेशन जो होती है सामान्य समीकरण को हम कैसे लिखते हैं, a + ax + by - c। ठीक है, इसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर देते हैं। a1 + b1y + c1 = 0, ये एक सामान्य समीकरण हो गया। दूसरा क्या हुआ, a2x + b2y + c2। ठीक है, तो इस समीकरण में आप देख सकते हैं a1 का क्या मान है 1, a2 का क्या मान है नीचे वाले, ये इसके आगे ये वाला a1 वाला समीकरण हो गया और ये वाला a2 वाला। तो a2 का क्या मान हुआ 1, ठीक है। b1 का क्या मान हुआ 2 और b2 का क्या मान हुआ -3, c1 का क्या मान हुआ -2, c2 का क्या मान हुआ -7। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है, जब हमें x वाला निकालना है, हमें ब्रज गुणनखंड में क्या करना होता है, x वाला यहाँ निकालना है। ठीक है, x वाला जब हमें यहाँ निकालना है तो आपको क्या करना है, x के साथ जो होगा a1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 1 ठीक है, तो जब हमें x वाला लिखना है तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आना चाहिए, ये इस वाले को छोड़ दीजिए, तो ये क्या है 2 3 2 7। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे आप, x वाले के साथ जो भी आपके अंक हैं, तो वो क्या 1 1, फिर उसके बाद दूसरा क्या y वाले के साथ, फिर इसको क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 2 को -7 से गुना किया। ठीक है, फिर माइनस में आपका क्या आया -3 -2। देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे किया जाता है। यहाँ हम लिखते हैं b1 गुना, ठीक है, b1 गुना c2 माइनस क्या है हमारा b2 गुना c1, ये x के लिए रखते हैं। ठीक है, बराबर होगा ये y के लिए। फिर वैसे ही हमारा किसके लिए, कांस्टेंट वाली टर्म में होती है, क्या कहते हैं, कांस्टेंट को हिंदी में स्थानांक कहते हैं, स्थानांक के लिए हमारा ये यूज़ होगा 1। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मैं और लिख के दिखा देता हूँ आपको एक्स वाई के। देखिए, एक्स के लिए हमारा क्या होता है, दोबारा देख लीजिएगा, b1 गुना c2 माइनस b2 गुना c1। y के लिए क्या हो जाएगा, y के लिए यहाँ पे निकल के आएगा आपका c1 गुना a2। अब यहाँ पे c1 था तो यहाँ पे c2 होगा, जाहिर सी बात है, c2 गुना a1। तो आप देख रहे होंगे, जब हम x लिख रहे हैं तो a वाला इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, जब हम y लिख रहे हैं तो b वाला कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो अब जब हम c वाले के लिए लिखेंगे तो जाहिर सी बात है c नहीं नज़र आएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए अब क्या रखेंगे हम, a1 गुना b2 माइनस a2 गुना b1। आपको ये समान सूत्र याद रखना है ब्रज गुणनखंड में कि कौन सा किसके साथ गुना हो रहा है।
तो इसको देखिए एक सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हो एक ट्रिक से। जब हम x रख रहे हैं तो b1, जब हम y रख रहे हैं तो c1, और जब हम a का रख रहे हैं तो a1, ठीक है। और उसके साथ हम जब हमारा x है तो हमें क्या करना है, x वाला नहीं लेना, यानी a1 और a2 हटा देंगे। तो क्या आएगा, जब हमारा पहला b1 है तो उसके साथ c2 होगा, ठीक है। इस तरह भी याद रख सकते हैं। फिर क्या क्या देखिए, इसको रख दिया हम लोगों ने, ठीक है। रखने के बाद आप गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, ठीक है। और ये क्या होगा, 2 एकम 2, 7 एकम 7, और ये 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो -14, -16, -20, 7 में से 2 गया 5, क्योंकि 7 बड़ा है इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा इसमें। और ये है आपका -3, -2, तो माइनस का 5 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है तो इसको इसके साथ रख लो। कैसे, x - 20 बराबर 1/-5, ठीक है। अब इसको आर पार गुणा कर सकते हैं, तो आर पार गुणा करोगे तो क्या आएगा, या 20 को उधर ले जाओ ना, 20 को हम इधर लाए तो क्या आया, -5, माइनस से माइनस हटा दो, कितना आ जाएगा, ये x का मान 4 आ गया। वैसे ही आपका y वाला भी कर सकते हैं। तो y के लिए क्या करेंगे, y/5 बराबर -5, तो इस 5 को आप इधर ले आओ, तो 5/-5 कट जाएगा, माइनस का रहेगा वैसे भी, तो y बराबर में क्या आएगा, -1, ठीक है। ये इस तरह से आपका x और y का मान निकल के आ जाएगा। अगला देखिए, एक रेखिक समीकरण है, ये आपको दिया हुआ है। दी गई दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसे कि प्रतिच्छेद रेखाएं, समतापी रेखाएं, और क्या है, समांतर रेखाएं। प्रतिच्छेद ये एक ही लाइन पर वो बिंदु हों, ठीक है, और समांतर आप जानते हैं ऐसा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, ये आपके कंडीशंस होते हैं, जब a1 और a2 बराबर नहीं होंगे b1 और b2 के, तो कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेद। देखिए ये ज़रूर आप याद कर लेना, ये वाले आपको मैंने बता ही दिया, a1 a2 क्या है और b2 क्या है। हम यहाँ लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, a1x + b1y + c1 = 0, ठीक है। अब इसके लिए हम बोल देंगे a2x + b2y + c2 0। तो यहाँ देख रहे होंगे आप, a1 क्या है, 7, a1 क्या आया आपका 7, ठीक है। b1 क्या आया इस समीकरण में, -5, c1 क्या निकल के आया, अच्छा ये समीकरण लेना पड़ेगा इसके लिए, यहाँ पे 4 होगा, 0 नहीं 4 होगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, इधर ले आएंगे इसको तो -4, ठीक है। अब देखिए इस समीकरण के साथ इसको देखना है, तो यहाँ पर हमारा a2 क्या होगा, a2 होगा 7, और b2 क्या हो जाएगा, 3, c2 क्या हो जाएगा, 2। अब आपको ये 3 चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि जब ये ऐसा है तो वह प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, जब वो तीनों बराबर में आ जाएं तो वो संपाती हैं, और 2 तो बराबर आ जाए मगर c1 c2 वाला उसके बराबर ना आए तो समांतर रेखाएं। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे। अब देखिए a1 का मान क्या है, 7, ठीक है, इसके अंदर रख रहा हूँ, और a2 का क्या मान है आपका 7, ठीक है। रखते हैं b1 क्या है, -5, और ये क्या है 3, क्या ये बराबर है, नहीं है जी, नहीं है, तो ये क्या है, प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद रेखाओं के समीकरण है, रेखिक समीकरण है। अब इसमें रखिए a1 क्या है आपका 7, ठीक है। अब इस कंडीशन में आपका ये वाला नहीं यूज़ होगा, अब ये यूज़ होगा, तो इसमें देखिए a2 क्या है, ठीक है 14, और इसमें देखिए -5 और ये -10, ठीक है। उसके बाद देखिए वो -4 यहाँ पे c1, और ये c2 इसका क्या होगा, -8, इसको इससे काटिए, 1/2,
इसको माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 और माइनस से माइनस इसमें भी कट जाए तो 1/2। तो आप देख रहे होंगे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो ये क्या हो रही हैं, बराबर आ रही है। जब तीनों आपस में बराबर आ रही हैं, A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर C1 बटे में C2, तो ये क्या होंगे, संपाती रेखाओं की समीकरण बन जाएंगे। अब इसको रख के देख लेते हैं। तो देखिए 7 बटे में 7 हो जाएगा बराबर -5 और वहाँ क्या होगा -4 और 3। तो आप देखेंगे कि ये और ये कट गया, तो ये आया 1, ये आया 1 और 1 बराबर 1 हो रहा है, मगर ये बराबर नहीं हो रहा -4/3 के। ठीक है, तो ये इसमें इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, संतुष्ट कर रहा है। तो ये क्या होंगी, समांतर रेखाओं के समीकरण हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको फिर बोलता हूँ, आपको ये ध्यान रखना है और आपको ये तो ध्यान हो ही जाएगा कि A1 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है, यहाँ बताइए कि दिए गए त्रिभुजों के युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा, समरूप हैं या नहीं। समरूपता की स्थिति में कसौटी होगा, कसौटी नहीं है, कसौटी बताइए। ठीक है, तो आपको क्या देखिए, समरूपता और ये सर्वांगसम, ये क्या है, वर्कशीट कराई जा रही है जो 10th में, जो अभी प्रेजेंट की जो 10th क्लास है उनकी वर्कशीट कराई जा रही है, तो आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा कि समरूपता क्या है और सर्वांगसम क्या है। ठीक है ना, चलिए इसमें देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, समरूप वो होता है जो एक दिखने में एक समान होता है। थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ, जैसे कि एक 5 रुपये का सिक्का, मैं यही उदाहरण लेता हूँ क्योंकि ये हम हमेशा देखते रहते हैं। 5 रुपये का सिक्का और 5 रुपये के सिक्के पर रख दिया, तो ये क्या है, समरूप भी हैं और सर्वांगसम भी हैं। मगर एक 5 रुपये का सिक्का है और एक का आपका बड़ा सिक्का है, ठीक है, 10 रुपये का मान लीजिए, 1 रुपये का मान लीजिए, तो ये क्या दिखने में दोनों गोल हैं, तो इसे ही हम कहते हैं समरूप। और ये हमारे क्या है, सर्वांगसम। सर्वांगसम क्या होता है, एक आकृति जब दूसरी आकृति को ढक ले तो वो हमारा सर्वांगसम हो जाता है। और समरूप क्या होता है, दिखने में दोनों एक जैसे हैं। तो यहाँ पर देखिए युग्म जो बने हुआ है, ये दोनों जो, अगर ये सर्वांगसम समरूप हैं तो इनकी संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो संगत भुजा देख लेते हैं इनका। देखिए यहाँ पर संगत भुजा क्या है हमारी, AO बटे में OD, AO बटे में OD। तो इसका मान रखिए 16/9। ठीक है, जो हमें दे रखा वही तो रखेंगे। अब हमें AB और CD दिया ही नहीं, तो हम उसको रख के फ़ायदा क्या, इसीलिए हम रखेंगे OB बटे में OC। जब इसकी भुजा ये ली बड़े वाले त्रिभुज की, छोटी भुजा की क्या लेंगे, OC रखेंगे। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं दिख रहे बराबर। देखो 16/9 और 9/5 बराबर नहीं है, तो ये क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे। ठीक है, अगर वो समरूप होते तो ये दोनों बराबर आ जाते। देखिए अगले वाले जोड़े में क्या दे रखा है आपका, कि अब हमें क्या, देखिए इसमें भुजा तो ये दे रखी है, मगर अगर वो त्रिभुज समरूप है, ठीक है, तो उनके जो कोण हैं वो भी बराबर होंगे, संगत कोण। ठीक है, संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे देख लो, ये कोण कितना है, 45, ये कोण 45 है, यहाँ क्या है 57 और यहाँ क्या 78 है, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे। चलो एक कोशिश करके देख लेते हैं कि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180। ठीक है, तो पहला वाला हमने त्रिभुज ले लिया PQR, तो तीनों कोणों का योग जो होता है 180 होता है। 45 और 78 दिया हुआ है, ठीक है, उन दोनों को प्लस करके 180 में से घटा दो तो कितना आया यहाँ पे, 57। ठीक है, अब इस वाले त्रिभुज में भी देख लेते हैं कि LMN वाले त्रिभुज में इन तीनों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, 180 होगा। ठीक है, उसमें भी 57 और 45 को प्लस करके घटाओगे तो ये वाला कोण आ जाएगा आपके पास 78। तो देखो कहीं ना कहीं तीनों कोण आपस में मिल रहे हैं, ये 45, ये 45, ये 78, तो यहाँ 78 निकल के आ गया। यहाँ ये 57 है तो यहाँ ये 57 निकल के आ गया। तो ये क्या हो रहे हैं, P जो है बराबर है M के, ठीक है, Q जो है बराबर है Q कोण ये रहा, Q कोण जो है बराबर है N के, और R कोण बराबर है L के। R कोण बराबर है किसके,
एल के, देखिए 57 डिग्री। तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। एंगल 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 समरूपता से, ये कोण 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 समरूपता से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएंगे। ठीक है, दिखने में दोनों एक जैसे हैं क्योंकि कोण बराबर आ गए इनके। क्वेश्चन नंबर 15 है ये का अथवा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप या तो वो क्वेश्चन करें या फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ठीक है, मैं आपको दोनों इसलिए करा रहा हूँ सैम्पल पेपर के, ताकि हम तो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, मगर पेपर में आपको दोनों में से कोई एक करना होता है। आकृति आपके सामने दी हुई है ABC, जिसमें आपका डी CA को 4:3 में विभाजित करता है। किसको, CA को 4:3 में विभाजित करता है। यदि DE जो है समांतर है BC के, देखिए DE जो है समांतर है BC के, इसके ऊपर भी एक पूरी वर्कशीट है। ठीक है, बीपीटी थ्योरम बोलते हैं इसे। बीपीटी थ्योरम से एक पूरी की पूरी वर्कशीट है, उसे एक बार आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बीपीटी थ्योरम क्या थी। ठीक है, तो BCD का क्षेत्रफल निकालिए। हमें क्या निकालना है, इस त्रिभुज में से इसका क्षेत्रफल निकालना है। BCDE का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हमें बोल रखा है कि 4:3 है, तो ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। तो इसको क्या कर सकते हैं, एक के से, एक कॉमन रेशो से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, गुना कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास AC क्या निकल के आएगा, AC निकल के आएगा वो, इसको प्लस कर दोगे तो इसको प्लस कर दोगे तो क्या होगा, 4K + 3K, कितना निकल के आया, 7K AC आ गया। और जब हमें दे रखा है कि DE जो है आपका समांतर है BC के, तो समांतर रेखाओं पर बने कोण क्या होते हैं, संगत कोण इसके बराबर होंगे। देखिए ये कोण इस कोण के संगत है तो बराबर होगा, और दोनों त्रिभुज में ये कोण क्या होता है, आ रहे हैं। हमने त्रिभुज क्या लिया, ADE क्या है, ऊपर वाला त्रिभुज, और पूरा त्रिभुज ABC। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि ये कोण 2 बार आ रहा है और ये कोण इस कोण के बराबर है संगत कोण से, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हुए, समरूप हुए। यानी कि जो त्रिभुज ऊपर है AED समरूप है त्रिभुज ABC के। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफलों का, जो इनका क्षेत्रफल है, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ये क्या है, एक परिमेय है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए हमें कहाँ पहुँचना है। ठीक है, हम वहाँ पहुँचने की पहले कोशिश करते हैं। हमारे पास दिया क्या है, ये वाली भुजा दे रखी है, तो हम ना ये वाला भुजा ना लें, टाइम वेस्टिंग, ये वाला भुजा ना लें क्योंकि इसको और इसको संगत में लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। मतलब अगर हम लिखते त्रिभुज AED, देखिए छोटा वाला त्रिभुज लिया है और यहाँ पे हम त्रिभुज ले रहे हैं ABC, इसका एरिया। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं कई बार, इसको एरिया बाहर लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख रखा का क्षेत्रफल, और यहाँ पे आप लिखोगे का क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें 3 चीज़ें निकल के आएंगी। एक आपका निकल के आएगा ADAC का वर्ग, ठीक है, इधर वाली। उसके बाद हम AEAB का वर्ग ले लेंगे, और छोटी वाली त्रिभुज लिए तो छोटी वाली त्रिभुज की सारी भुजा ऊपर ही रहेंगी ना, DEBC का वर्ग। ठीक है, देखिए ये आपको समझाने के लिए लिया है मैंने। हम ये वाला क्यों लेंगे, क्योंकि हमें ये वाली जो है अनुपात दे रखा है। तो चलिए इनका जो मान है वो रख लेते हैं। तो जब आप इसको रखोगे, AD रखोगे तो 3K 4K क्या है, इनका वर्ग है, तो कितना आ जाएगा 9K। ये कितना हो जाएगा, ओहो यहाँ 7 है ये, तो ये कितना आ जाएगा 49K का वर्ग। तो देखिए ये K से K हट गया
तो बचा क्या, 9/49। ठीक है। माना ए डी ई का क्षेत्रफल 9p तथा ए बी सी का क्षेत्रफल 49p है। ठीक है, इसका हमने क्षेत्रफल, क्योंकि ये इसकी संगत भुजा इसके बराबर आती है तो इसका क्षेत्रफल ही तो निकल के आएगा, तो इसका क्षेत्रफल ये निकल के आया। अब हमें जो क्षेत्रफल निकालना है वो तो इसका निकालना है, नीचे वाले का। तो आप क्या करेंगे, ए बी पूरे में से ये छोटा वाला जो क्षेत्रफल है वो घटा दो। छोटा वाला ये रहा ऊपर का, ठीक है ना, तो छोटा वाला घटा दीजिए। तो हमने लिखा त्रिभुज क्षेत्रफल बी सी डी ई का क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्रफल छोटा, पूरे बड़े वाले में से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा दो। पूरे में से इस छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा दो तो ये निकल के आ जाएगा। दोबारा देखिए, पूरा जो त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, तो इस बड़े वाले में से इस वाले को घटा दो तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना है, 49। नीचे वाला पूरा कितना, 49, और ऊपर वाला कितना, 9। इसमें घटा दोगे तो 40 आ गया। अब आप रख सकते हो बी सी डी ई 40 क्षेत्रफल, ठीक है ना। और हमसे क्या पूछा, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। और दूसरा पूछा अनुपात, तो इसका अनुपात भी निकाल सकते हैं कि बी सी डी ई का क्षेत्रफल जो है 40p और उसका क्या है 49p। तो ये p से p हटा दो, p तो हमने माना था बस, तो ये हो जाएगा 40:49। 49 जो है पूरे ए बी सी डी का क्षेत्रफल है और 40 जो है बी सी ई डी का क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ऐसे क्वेश्चन मुझे बहुत सिंपल लगते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल लगते हैं। किसी किसी का इंटरेस्ट होता है किसी चीज़ में, तो मुझे ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल लगते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, इसमें LHS को लेकर RHS प्रूव कर दो या RHS लेकर LHS प्रूव कर दो, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं क्योंकि RHS तो बहुत छोटा tan थीटा ही है। तो देखिए आप क्या लेंगे, आप LHS लेंगे। LHS में sin थीटा -2 साइन का घन थीटा, तो इसमें आप देख रहे हैं साइन थीटा है तो साइन थीटा एक कॉमन ले लिया, ठीक है। और इस वाले में क्या किया, एक कॉस थीटा कॉमन ले लिया। साइन थीटा जब कॉमन ले लिया तो साइन, देखिए अंदर क्या बच रहा है, चलिए इसे करके देख लेते हैं पहले एक बार। साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये बचा आपका कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। नीचे देखिए, हाँ आपको एक फार्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस का वर्ग थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कॉस, तो साइन को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यही नीचे वाले में रख देंगे, तो ऊपर वाला वैसे का वैसे ही लिख देंगे, साइन थीटा 1 - 2 साइन थीटा, नीचे वाले में कॉस थीटा तो वैसे का वैसे ही रख देंगे, ठीक है। मगर यहाँ ये जो है आपका 2 को 2 रहने दो, कॉस थीटा की जगह रखा 1 - साइन स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब आप क्या करें, 2 की इसमें गुणा कर दें, तो ये आया आपका साइन थीटा 1 - 2 साइन थीटा, कॉस ही रहने दो इसको, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो यहाँ स्क्वायर आएगा, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया आपका 1, और ये जब 2 गुना होगा तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, तो 2 में से 1 गया 1। अब बचा क्या हमारे पास, ठीक है ना। अब देखो साइन थीटा 1 -
साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, तो दो में से एक घट गया तो क्या बचा, एक माइनस टू, यहाँ भी टू आएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे होंगे ऊपर नीचे दोनों समान आ गए, और साइन बटे में कॉस क्या हो जाता है, देखिए साइन बटे में कॉस क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, पहले टेन थीटा यहाँ रख लिया, फिर उसको दो से गुना किया, सेम वैसे ही किया है, मगर थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल्स होते हैं और अच्छे नंबर मिल सकते हैं इसमें। निम्नलिखित तालिका के लिए माध्य और माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपके सूत्र जरूर याद कर लेना आप। ठीक है, अगर आप सूत्र भी लिखते हैं तो भी आपको क्या होते हैं, एक नंबर मिल जाते हैं। सूत्र लिख दीजिए, ये टेबल बना दो। ठीक है, टेबल के भी मार्क्स मिलते हैं। तो टेबल तो तालिका तो आप बना ही सकते हैं। देखिए वर्ग दे रखा है आपका और बारंबारता दे रखी है, तो पहले आप वर्ग को लिख लीजिए, फिर बारंबारता को लिख लीजिए, फिर ऊपर से नीचे से बीच का जो होता है वो आपका क्या होता है, एफ हो जाता है। ठीक है, बारंबारता निकल के आ जाती है। एक्स आई कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करके दो से भाग कर देते हैं। तो पहला वाला क्या है, चार, तो दो से भाग करोगे तो कितना आएगा, दो। आठ और चार बारह, बारह को दो से भाग करोगे क्या आएगा, छः। ठीक है, ये छः आ गया। बारह और आठ 20, 10। ठीक है ना, ये इस तरह से निकाल दिया। एफ आई और एक्स आई सामने आपको दिख रहे, तो इसको इससे गुना करो, तीन दूनी छः, छः पंजे 30, 10 को 9 से 90। ठीक है, इस तरह से निकल के आ जाता है। अब देखिए सी डॉट एफ है, तो क्या कैसे निकलेगा ये, देखिए सी इंटू एफ है, तो सी क्या है, 3, 8, 8 में 9 प्लस किया 17, 17 में 5 जमा किया 22, 22 में 3 जमा किया 25। कहाँ जमा कर रहा हूँ मैं, यहाँ जमा कर रहा हूँ। ठीक है ना, देखिए पहला तो 3 का 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 और 3 कितना होगा, 8। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 8 में 9 जमा करोगे 17, 17 में 5 जमा करोगे 22, 22 में 3 जमा करोगे 25। ठीक है, जब ये सी है तो जस्ट उसके ऊपर वाला सी एफ हो जाता है। ठीक है ना, जस्ट इसके ऊपर वाला सी एफ हो जाता है। तो माध्य क्या होता है, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब इनको आप क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, और इसको आप प्लस कर लेंगे और उसकी वैल्यूज़ को रख देंगे, इसको इससे काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा माध्य। ठीक है, यहाँ एन क्या है, एन बटे में 2, तो 25 बटे में 2 कितना होगा, 12.5। तो माध्य वर्ग आपका किस में निकल के आया, इसमें माध्य वर्ग। ठीक है, माध्य वर्ग 8 - 12 में आपका माध्य वर्ग है। ठीक है, माध्यिका के लिए आपको सीधा सीधा ये फार्मूले को याद रखना है। ठीक है, तो फार्मूला याद रखेंगे आप, एल यहाँ पे क्या है 8, एच क्या है 4, यानी इनके बीच का जो अंतर हो गया, अंतर देख रहे हैं ना, 4 4 का अंतर निकल के आ रहा है। ठीक है, सी एफ हमने निकाल लिया 8, और एफ क्या है 9, एफ हमने यहाँ से निकाल लिया था एफ। ठीक है, इस सब को यहाँ पे रख दीजिए, 8 प्लस n/2 हमने पहले ही सोल्व कर लिया, तो 12 बटे में 12.5 माइनस 8, 9 गुना 4, तो ये तो 8 का 8 एज इट इज़ रख लीजिए। इसमें से ये माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 4.5। ठीक है, 9 पंजे 45.5 हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे गुना करोगे 0.5 को 4 से, तो कितना आएगा 2, 8 और 2 10, 10 आपका क्या आ गया, माध्यक आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल ये क्वेश्चंस होते हैं, इनको जरूर कर लेना। एक समांतर श्रेणी का 14वां पद उसके 8वें पद का दुगुना है, यदि उसका छठा पद -8 है तो उसका प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल बोल दिया। देखिए इसकी भी एक वर्कशीट है, तो इसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा वर्कशीट ढूंढकर। ठीक है ना, प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, अली ऑनलाइन सॉल्यूशन पर, और आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपके फार्मूले रिवाइज हो जाएंगे। देखिए आपको क्या बोला, 20वां पद, 20वां पद का योगफल यानी S20, ये ध्यान में रख लो कि हमें ये निकालना है सबसे पहला तो ये।
उसके बाद देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। माना पहला पद, ठीक है, ए पहला पद ही होता है, और सार्वांतर क्या होता है इसका, डी को हम बोलते हैं सार्वांतर। बोला कि एपी का 14वां पद 8वें पद का दुगना है, 14वां पद, ठीक है, उसके 8वें पद के 2 गुना है, 2 गुना है 8वें पद का, ठीक है। तो इसका एक जो सूत्र होता है वो आपको ध्यान होना चाहिए कि हम ए एन का क्या सूत्र लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है, एन माइनस 1 डी। तो यहाँ रखिए, तो कैसे रखते हैं, तो कम कर देते हैं उसमें, एन यहाँ रखोगे 14 माइनस 1 13 हो जाएगा, तो 13 डी, और यहाँ 2 बाहर रहने दो, और ए प्लस 8 यहाँ रखोगे तो 7 डी, ठीक है। अब इसको क्या कर दो, आप गुना कर दो, तो ये हो जाएगा ए प्लस 13 डी, और ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 14 डी, ठीक है। ले आओ इसको इधर, इसको इधर लाओ, यही की बात है। अच्छा, ये भी दे रखा है, यदि उसका छठा पद -8 हो, कोई नहीं, तो देखिए 2a, ठीक है, माइनस का हो जाएगा a माइनस 2a 14 डी माइनस 13 डी, तो इसमें से ये घटा तो माइनस a, इसमें क्या आ जाएगा आपका d, ठीक है। तो a का मान यहाँ से निकाल सकते हो आप, तो a का मान आ गया माइनस डी। अब उसका छठा पद दे रखा है, छठा पद भी दे रखा है जी, छठा पद क्या दे रखा है, -8, तो छठे पद के लिए क्या लगाएंगे, a प्लस 5d इज इक्वल टू -8, तो a का मान रख दो यहाँ पे, तो -d प्लस 5d बराबर -8, तो d निकल के आ जाएगा 4d -8, तो d बराबर क्या आएगा, -8/4, कितना आया 2, माइनस का 2, ठीक है। यहाँ पर मैं मान रख लेता हूँ सारे, तो d का मान आया -4, a का मान ये था, तो a का मान क्या हो जाएगा, -4, यहाँ रख दो इसके अंदर, देखो आया 2 है, मैं 4 बोल रहा हूँ, -2, तो -2, a का मान क्या हो जाएगा, a का मान यहाँ रखोगे, देखिए अब d का मान यहाँ रख दो, -2, तो कितना आ जाएगा, देखो a माइनस माइनस प्लस, ये आपका क्या आया, a का मान आ गया, a निकल के आ गया, d निकल के आ गया। अब आपको निकालना क्या है, S20, तो SN वाला सूत्र लगा दो। SN वाला सूत्र क्या होता है, n/2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। ये सूत्र जरूर याद रख लेना, सारे के सारे, बिना सूत्र के नहीं निकल पाएंगे क्वेश्चंस। चलिए 20/2, ठीक है, 2, और a का मान निकल के आ गया था जी, यहाँ भी 20 माइनस 1, और d का मान -2, ठीक है। तो ये आ गया आपका 10 आ गया, ये 2 दूनी 4 यानी 10, 4, और ये 19 को -2 से गुना कर दोगे, ठीक है। इसको ऊपर कर लेता हूँ, तो क्या निकल के आएगा ये, देखिए 10 गुना 19 दूनी 38, ये -2 है, 21 नहीं है, तो 4 38, ठीक है। इसमें से ये घटेगा, तो 10 गुना माइनस का 3, 8 में से 4 गया 4, 34, ठीक है। तो कितना आया, माइनस का 304 आंसर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है ये, बिंदु ए बी सी दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, समकोण त्रिभुज बना लीजिए, उसके शीर्ष लगा दीजिए ए बी सी सीरीज में, ठीक है, जिसमें बी समकोण है, बी आपका बोल दिया समकोण, ध्यान रखिएगा कहाँ बोलते हैं, क्योंकि इसी से ही जब समकोण त्रिभुज बोला तो पाइथागोरस परिमेय लगेगा त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी ए सी क्या हो जाएगा, इसका कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के और लंब के, कैसे लिखते हैं हम इसको,
कण का वर्ग बराबर होता है इसके लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है ना। तो अब हमें क्या रखना है, दूरी का सूत्र लगा देना है। ठीक है, दूरी के सूत्र के अनुसार दूरी का सूत्र लगाएंगे ए बी में दूरी का सूत्र क्या होता है, इसमें से x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। देखिए इसकी भी एक वर्कशीट चल रही है, 9th क्लास में पढ़ाया जा रहा है दूरी का सूत्र। नहीं, आपके 10th में भी है, 10th में भी है आपका, 10th में 7वां चैप्टर है ना, उसमें भी आपका दूरी का सूत्र उपयोग हुआ है, तो वो आप देख लीजिएगा, वर्कशीट इसमें मैंने करा रखी है। तो देखिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ठीक है, ये हमारे किसका हुआ, ए बी का, और ये हमारा बी सी का, और ये हमारा ए सी के निर्देशांक का यूज़ करके निकाला गया है। अब इसमें देख रहे होंगे आप a माइनस बी। ठीक है, फार्मूला लग जाएगा। इसमें 7 में से 3 गया, माइनस का 4 आएगा क्योंकि ये बड़ा है, इसको वैसे ही रहने दीजिए। 3 में से 3 गया, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए 3 का और ये 4 का। ठीक है, तो यहाँ देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, माइनस का फार्मूला लग गया। इसके अंदर भी फार्मूला लग जाएगा, माइनस का a का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। p का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर 2ab, 7 दूनी 14, और ये कितना बचा, 3 3 9, 4 चौक 16, 16 9 25। ठीक है, p का स्क्वायर, p यहाँ पर p और ये p कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लोगे, आई होप। बहुत सिंपल होता है, सॉल्व करने में जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें से 2 कॉमन ले लिए, जब 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास ये बचेगा। अब आपको 11 को इस तरह से, 11 को इस तरह से तोड़ें कि प्लस माइनस करने पर 11 आ जाए और उसको आपस में गुणा करें तो 28 आ जाए। तो देखेंगे आप कि 7 और 4 11। ठीक है, और 7 गुना 4 कितना होगा, 28। अब इन दोनों में से आप क्या करेंगे, p को कॉमन ले लेंगे, तो p क्या बचा, अंदर क्या बचेगा, p माइनस 7, जो पहली ब्रैकेट बनी वही दूसरी ब्रैकेट बनेगी, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो p के 2 मान निकल के आ जाएंगे। ठीक है, इसमें एक अथवा क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चंस पेपर में मैंने देखे हैं, कई बार पूछा जाता है। इसमें आपका क्या लगता है, विभाजन सूत्र लगता है। विभाजन सूत्र आपके सामने ये रखा हुआ है, ये आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, वर्कशीट इसकी भी है, देखेंगे आप विभाजन सूत्र की। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता था और भेजा भी गया आपको कई बार कि आप वर्कशीट ज़रूर कर लें। ठीक है, तो वर्कशीट में आपका विभाजन सूत्र को अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पर आपका देखिए क्या है कि यदि बिंदु -2 तथा 2 -4 क्रमशः बिंदु ए बी के निर्देशांक हैं तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जबकि पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है और ए पी जो है 3/7 ए बी है। ठीक है, 3/7 ए बी है, यानी कि वो उसको पी बी ए बी जो है वो रेखा जो है विभाजित हो रही है 3:4 में, क्योंकि ये जो है देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं ना कि 3:4, इनका जो प्लस करोगे तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो वो 3/7 लिख रखा, तो इस तरह से आप तोड़ लेंगे, नीचे वाले को तोड़ लेंगे, वो पी बी का हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई निकालना है तो एक्स के लिए हम ये रखते हैं x = और y के लिए ये वाला सूत्र रखते हैं। एम एन मान रहा है, वहाँ पे वर्कशीट में क्या बोल रखा है, M1 M2 बोल रखा है। यहाँ पर M1 और M2 बोलो या M या N बोलो। ठीक है, M क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका M का मान हो जाएगा 3 और N का मान हो जाएगा आपका 4। तो देखिए 3 और ये हमारा क्या हो जाएगा, जो एक ही है, ये हमारा हो जाएगा x1 और ये हमारा हो जाएगा y1, ये हमारा x2 और ये y2। ठीक है, तो x1 देखिए x1 x2 का मान रखेंगे, तो x लिख देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। x1 क्या है, -2, x2 क्या है, 2 इधर से लिया, ये रहा x2। y1 क्या है आपका -2, y2 क्या है -4। तो देखिए आप इस तरह से आप लिख लेंगे तो आपको देखिए सूत्र में रखने बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, पहले आप ढूंढ लिया करो कि क्या सूत्र में रखना है और क्या हमें मान है, तो आप इसको बस इसको रख दो। तो देखिए 3 आपका m हो गया, x2 ये रहा, 2 रख दिया जी। फिर उसके बाद n का मान 4 और -2, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, माइनस का आएगा 4 और नीचे होता है m प्लस n, तो m प्लस n क्या हो, 4 और 3 7 निकल के आ गया। y वाले में क्या है, m का मान 3, y2 -4 रख दिया यहाँ पे। ठीक है,
n का मान 4 और y1 का मान -2, 4 और 3 7, 3 4 3 12, 4 दूनी 8। ठीक है, ये निकल के आ गया, p के मान निकल के आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बस आपको इस सूत्र को ध्यान रखना है और m1 m2 m और n को पता करना है, x1 y1 x2 y2 को पता करना है और उसको अंदर रख देना है। एक जार में केवल लाल, नीले तथा नारंगी रंग के गेंद हैं। प्रयोक्ता वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ थोड़ा सा देखना होता है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। यथाकृत एक लाल रंग की गेंद को निकालने की प्रयोक्ता इसी प्रकार उसी जार से यानी रैंडमली बिना देखे निकालने को बोलते हैं। एक नीले रंग के नीले गेंद की निकालने की प्रयोक्ता है, तो यदि नारंगी रंग की कुल गेंद 10 हैं तो बताइए कि जार में कुल कितने गेंद हैं। देखिए, लाल रंग की प्रयोक्ता दे रखी है 1/4, यहाँ पे 1/4 होगा ये। ठीक है, लाल रंग की गेंद की प्रयोक्ता। उसी प्रकार एक नीले रंग की प्रयोक्ता, तो नीले रंग की प्रयोक्ता यहाँ होगा 1/3। जैसा कि हम जानते हैं कुल प्रयोक्ता क्या निकल के आती है, एक ही निकल के आती है। तो नारंगी रंग की प्रयोक्ता निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस तरह से इक्वेशन बना देंगे। ठीक है, देखिए एक पूरी प्रयोक्ता क्या होती है, एक होती है। पूरी प्रयोक्ता क्या होती है, एक होती है। तो यहाँ पे ये प्लस होगा, क्योंकि लाल और नीला घटाएंगे तभी तो नारंगी निकल के आएगा एक में से, तो ये प्लस कर देंगे। 1 को रखिए इधर, इसकी आप एलसीएम लीजिए, तो क्या होगा 3 और ये 4, तो क्या निकल के आएगा 7/12। ठीक है, तो 12 इसका ले लेंगे तो 12/7, 5/12। ठीक है, नारंगी रंग की कुल प्रयोक्ता और गेंदों की कुल संख्या क्या रहेगा, नारंगी रंग की कुल गेंद कितने हैं 10 और गेंदों की कुल संख्या निकल के आ जाएगी। देखिए, अब आप क्या करेंगे, नारंगी रंग की प्रयोक्ता क्या निकल के आई 5/12, गेंद की नारंगी रंग कितनी है 10 है, और टोटल जो गेंद है उसको निकालना है। ठीक है, तो अब आप इसको इधर लाइए। ठीक है, तो यह आ जाएगा कुल गेंदों की संख्या 10 × 12 और ये 5, तो 5 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 24, 12 दूनी 24। ठीक है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण 60 है। केंद्रीय कोण यहाँ बीच का कोण 60 है। संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। संगत दीर्घ वृत्तखंड, तो देखिए इसके अंदर भी आपका क्षेत्रफल जरूरी, जो आपका फार्मूला होता है लघु वृत्तखंड का उसको याद रखना, दीर्घ वृत्तखंड का। ठीक है ना, तो इसमें आपका एक फार्मूला जो हमेशा यूज़ होता है, थीटा 360 डिग्री पाई r का स्क्वायर। ठीक है ना, ये याद रखना ज़रूर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। r दे रखा है 14 सेंटीमीटर और थीटा दे रखा हमें 60 सेंटीमीटर। तो लघु वृत्तखंड, लघु मतलब छोटा। ठीक है, वृत्तखंड, वृत्त का खंड, वृत्त का क्षेत्र। ठीक है, वृत्तखंड, खंड मतलब उसका क्षेत्र, लघु मतलब वृत्त। ठीक है, लघु मतलब छोटा, बात समझ रहे हैं ना, लघु मतलब क्या है आपका छोटा है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, उसमें से उसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए AOB। ठीक है ना, AOB का क्षेत्रफल आप क्या करेंगे, निकाल देंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे कि ये है, ठीक है, ये आपकी जीवा है, यहाँ पर आपका ये क्या है, त्रिभुज बना हुआ है, तो इसके जरिए ये जो बना ये आपका लघु है। ठीक है, लघु, और ये पूरा वाला क्या हो गया आपका दीर्घ। ठीक है, तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, ये होता है थीटा 360 पाई r का स्क्वायर, और जो इसके अंदर जो त्रिभुज बनता है वो हाफ r का स्क्वायर थीटा। जब आप निकाल देंगे तभी तो ये छोटा वाला आएगा, क्योंकि इसमें से इस वाले में से ये चीज़ घटा दोगे तो ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, sin 60 का मान होता है √3/2।
तो थीटा 360, ठीक है, ये रखा। आर कितना 14 है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई क्रॉस गुना भाग तो आप कर ही सकते हैं। दीर्घ क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का। अब हमें क्या निकालना है, वृत्त निकालना, पूरा वृत्त का निकाल कर ये जो हमने निकाला है लघु वाला, ये छोटा वाला जो निकाला है, ये इस पूरे वृत्त में से ये घटा दो तो ये आ जाएगा दीर्घ का, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। वृत्त का क्षेत्र का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, उसको रखा, इसमें से ये आप प्लस माइनस करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अचानक बाढ़ आने पर कुछ कल्याणकारी संस्थाओं ने मिलकर सरकार को उसी समय 100 टेंट लगवाने के लिए कहा तथा इस पर आने वाले खर्च 50% देने की पेशकश की यदि प्रत्येक टेंट का निचला भाग बेलनाकार है। कैसा है, बेलनाकार है, जिसका व्यास आपका 4.2 मीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर की है तथा ऊपरी भाग उसी व्यास का शंकु है जिसकी ऊंचाई 2.8 मीटर है और इस पर लगने वाले कैनवास की लागत 100 मीटर प्रति वर्ग है उसको ढकने का। तो ज्ञात कीजिए कि इस संस्थान को कितनी राशि देनी होगी। इस संस्थान द्वारा किन मूल्य का प्रदर्शन किया गया है। मूल्य का प्रदर्शन, बाढ़ सहायता की पीड़ितों का मदद करना, ठीक है। मूल्य मतलब आपको क्या सीख मिली, ठीक है, वो बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। कह रहा है कि नीचे का वो बेलनाकार है और बेलनाकार में आपका व्यास दे रखा है, यानी व्यास मतलब पूरा 4.2, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधा 2.1, ठीक है। ये कितनी हुई, क्या हुई इसकी, आर। शंकु का भी आर यही हो जाएगा। और ऊपर कैसा है, शंकु जैसा है जिसका आपका एच दे दिया। तो जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो निकाल लो। माना एल शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, शंकु की ये वाली ऊंचाई, ठीक है। शंकु की ये वाली ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई कहलाती है, इसे हम बोलते हैं एल। ऊंचाई कितनी है 2.8 और इसकी देखिए त्रिज्या निकाल दिया 2.1। एच बेलन की ऊंचाई, कैपिटल एच ले लिया ताकि इसका एच शंकु का हो जाएगा और ये एच कितना हो जाएगा, बेलन का हो जाएगा, 4 मीटर है। तो तिर्यक ऊंचाई आप निकाल सकते हैं, एल एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग, ठीक है। इन दोनों को रखा, 2.8 का वर्ग प्लस 2.1 का वर्ग, तो इतना निकल के आएगा। इसको प्लस करके आप निकालेंगे 3.5 निकल के आ जाएगा। कैनवास टेंट का क्षेत्रफल, तो कैनवास टेंट का पूरा टेंट का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे आप, शंकु का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो आपको फार्मूला जरूर याद होना चाहिए। शंकु का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है और बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर होता है, ठीक है। पाई आर एल प्लस में 2 पाई आर एच, तो यहाँ पर एच बड़ा लिया है क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही दिखा रखा है, ठीक है। अब आप उसको रख दीजिए उसके मान को। इसमें पहले क्या किया, पाई आर दोनों में है तो पाई बाहर ले लिया, ठीक है। पाई आर बाहर ले लिया तो इसमें बचा एल 2, पाई तो बाहर चला गया, एच बचा, ठीक है। तो इस तरह भी रख सकते हैं। अब सबका मान हमें पता है, उसको रख दीजिए और इसको सॉल्व करें। 100 टेंट की बात की तो जितना निकल के आया उसे 100 से गुना कर दीजिए। 100 टेंटों की लागत कितना है, देखिए ये इसको, ठीक है, जो आया आपका 100 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका ये आ जाएगा। संघ की कुल लागत का 50% देना पड़ेगा, तो उसको 50% निकाल देंगे। 50% निकालने के लिए क्या करेंगे, 50 बटे में 100 और इससे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके सामने इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी राशि वो देंगे। चलिए, एक अर्ध गोलीय बर्तन का आंतरिक व्यास कितना है, 36 सेंटीमीटर है। ये तरल पदार्थ से भरा है। अर्धगोलाकार कटोरे का त्रिज्या, इस तरल को 72 बेलनाकार बोतलों में डाला गया। यदि एक बेलनाकार बोतल का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक बोतल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जबकि इस प्रक्रिया में 10% तरल पदार्थ गिर जाता है। 10% क्या हो जा रहा है, गिर भी जा रहा है, वेस्ट हो जा रहा है, तो वो कम कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, अर्धगोलाकार कटोरे का जो त्रिज्या है वो कितना है, व्यास दे रखा है
आपको 36, तो उसकी त्रिज्या निकाल लिया। बेलनाकार बोतल की जो त्रिज्या है वो कितना है, त्रिज्या निकल के आएगी 3 सेंटीमीटर। बेलनाकार बोतल की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, बोल रखा है यहाँ पर कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन 2 पाई r क्यूब होता है। ठीक है, यहाँ आप ध्यान देना, एक को r कैपिटल बड़ा R लिखते हैं, एक को छोटा r लिखते हैं, ताकि दोनों में अंतर पता लगा सकें। अर्धगोलाकार कटोरा जैसा अर्धगोलाकार हो गया, ठीक है ना। बेलनाकार आपका इस तरीके से हो गया, बेलनाकार हो गया। ठीक है, तो बेलनाकार इसे बोल देते हैं। गिरने के बाद आयतन, गिरने के बाद आयतन, ठीक है, तो आयतन है 2/3 पाई r का क्यूब। देखिए r का क्यूब इतना निकल के आएगा। एक बेलनाकार बेलन के पदार्थ का आयतन, पदार्थ का आयतन 2, बेलन का आयतन, यहाँ पे आपको फार्मूला याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, r का क्यूब, और ये होता है इसका बेलन का पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो पाई r स्क्वायर h रखेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें से इसमें डाल रहे हैं, तो कितने कितने मतलब बेलन लगेंगे ये यहाँ नहीं मालूम ना। 72 बेलनों के पदार्थ का आयतन बताना है। तो देखिए 72 का निकालने के लिए आप क्या करोगे, 72 से उसे गुना कर दोगे। 72 बोतलों में पदार्थ का आयतन, गिरने के बाद पदार्थ का आयतन, तो इतना निकल के आ जाएगा आपके पास। अब उसको क्या निकालना है, h निकालना है कि कितनी ऊंचाई वाले वो होंगे। तो h निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या बेलन का आयतन, और यहाँ पर क्या है आपका शंकु का आयतन। गिरने के बाद ये लगाएंगे उसका, क्योंकि कुछ कुछ गिर जाता है वो, ठीक है, जब उसमें डालते हैं तो वो क्या कितना निकला 10% गिर रहा था। ठीक है, तो पूरा 100% होता, 100% में तो 10% घटा दो 90, ठीक है, तो 90/100। ठीक है, तो ये आपका h निकल के आएगा। इसको आप पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको काटेंगे, 72 है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, तो h निकल के आ जाएगा 5.4। ठीक है, ये क्वेश्चन लेंथी होते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होती है। मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, इसलिए नहीं कर रहा मल्टीप्लिकेशन। ओके, थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए अब एक लास्ट रह रहा है सेक्शन डी, ठीक है, वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा क्योंकि और बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँ। मल्टीप्लिकेशन मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है, फिर आप भी कहेंगे बहुत बड़ी वीडियो क्या देखें। तो मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए फार्मूले पर, कॉन्सेप्ट पर, कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मेरा मानना ये है कि आप इस टाइम तो आप एक कॉपी बनाएं और सारे के सारे चैप्टरों के फार्मूले लिख लीजिए। ठीक है, आपको सुविधा हो जाएगी अगर आप वर्कशीट में थोड़ा सा बढ़ा कर देख लें। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पूरा आपको देखना तभी आपको समझ में आएगा, वो आप देख लीजिए कहाँ फार्मूला क्या यूज़ हो रहा है। ठीक है ना, जो 10th क्लास की वर्कशीट आ रही है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए आप उन्हें भी ज़रूर करें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है, तो इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। कोशिश होगी कि कल फिर से एक सेक्शन डी का जो है वो हो जाए, फिर उसके बाद सैम्पल पेपर 2 और 3 जल्दी करा सकूँ मैं आपको। ओके, और अपने दोस्तों को भी ये फॉरवर्ड करें ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो। ओके, थैंक यू।